हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि आपका केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था मैटर का, जो कंप्लीट हुआ था। देन मिक्सचर पर हम लोगों ने अपना मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका केमिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड टाइप जो आप कह रहे थे। तो मिक्सचर में हम लोगों ने एक तो सिंपल उसके कंपोजिशन के बेसिस पे देखे कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। दूसरा हमने कहा कि पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग के बेस पर आपके 3 टाइप के मिक्सचर्स बनेंगे, आपका कोलॉइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड ट्रू सोल्यूशन। तो तीनों को हमने अच्छे से पढ़ा था। देन यहाँ पर अगर आपको कोई मिक्सचर प्राप्त होता है, आपके पास कोई मिश्रण है, तो उसके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाएगा वो हम यहाँ पर सीख रहे थे। तो सेपरेशन के अलग अलग मेथड हम लोग पढ़ रहे थे। आज के सेशन में उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो सेकंड चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। अपने लास्ट सेशन में हम मेथड ऑफ सेपरेशन देख रहे थे, यानी पृथक्करण की विधियों की बात कर रहे थे यहाँ पर। तो अलग अलग आपकी विधियां होती हैं जिनसे आप किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये 9 मेथड हम लोगों ने देखे, जिनमें से आपका सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल, ये सारी आपकी क्या है, वो विधियां हैं जो हमने यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है ना, इनमें से कुछ विधियां आपने यहाँ पर पढ़ चुके हैं आप लोग, तो एक बार क्विक रिवीजन लेंगे इनका। जैसे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की बात की गई है, तो इसमें आपका क्या होता है बच्चे, इसमें 2 ठोस होंगे आपके, जिसमें से एक आप क्या बोल सकते हैं कि जो वाष्पशील होगा, जो कि आपका वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकता है, और सब्लिमेबल आपका सब्सटेंस होगा। ओके, यानी ऊर्ध्वपातित होने वाला। अब ऊर्ध्वपातन का सामान्य अर्थ क्या है? ऊर्ध्वपातन से आप समझते हैं कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, आपने पढ़ा था कि ठोस को गर्म करने पर या उसका तापमान बढ़ाने पर वो आपका द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, द्रव में आपका उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ठोस से द्रव में न जाकर ठोस से वो सीधा गैसीय अवस्था में जाता है। इसी को आपका क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, यानी कि सब्लिमेशन। ओके, देन यहाँ पर आपने 2 सब्सटेंसेस लिए, एक सब्लिमिएबल है और दूसरा नॉन सब्लिमिएबल है। ओके, तो जो सब्लिमिएबल होगा वो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, यानी कि आपका वो वाला सब्सटेंस अपनी गैसियस स्टेट में चला जाएगा, वेपर फेज में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। वहीं पर जो नॉन सब्लिमिएबल है वो वहीं पर रह जाएगा। जैसे यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और आपका सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर लिया गया है, कॉमन सॉल्ट लिया गया है, तो दोनों का मिक्सचर है ये। इसको आप देख रहे हैं बर्नर की फ्लेम ऑन है, यानी कि इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, और हीट करने पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा दोनों सब्सटेंसेस का। चूंकि आपका यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड सब्लिमिएबल सब्सटेंस है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और सीधे ठोस से वो अपनी गैसीय अवस्था में चला जाएगा, और इस तरह से आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है। ओके, तो यहाँ आपका क्या रह गया है? अब इसमें आपका सिर्फ सॉल्ट रह गई है। ओके, नीचे चाइना डिश में लिया गया था, ऊपर से फनल रख दी, और फनल का जो ओपनिंग है उसको कॉटन प्लग से क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है, ताकि वेपर्स बाहर ना निकले। तो वो वहीं कंडेंस होकर के फिर जम गई हैं, यानी फिर सॉलिडिफाई हो गई है। तो ठोस से गैस में बदला, गैस से वापस ठोस में बदल गया। कौन? अमोनियम क्लोराइड, जो कि कैसा है? ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। और जबकि आपकी कॉमन सॉल्ट यही रह गई। तो यही हम लोग कर रहे थे यहाँ पर, कि दोनों जो मिक्सचर में 2 कंपोनेंट थे यहाँ पर, उन दोनों को हमने अलग अलग करना था। बेसिकली करते क्या है, जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते थे सेपरेशन के मेथड, कि हम अगर चावल में कंकड़ पत्थर हैं तो उनको हम हाथ से उठाकर अलग कर देते हैं। तो वो भी सेपरेशन का एक मेथड था, जिसको आप हैंड पिकिंग कह रहे हैं, यानी हस्तचयन जिसको कहा जा रहा था वहां पर। समझ रहे हैं?
इसी प्रकार यहाँ पर वहां पर उनके गुण कुछ और थे। हर बार हम किसकी बात कर रहे हैं? गुणों की बात कर रहे हैं। यानी पदार्थ के गुण बदलेंगे, भौतिक अवस्थाएं बदलेंगी, तो उनको पृथक करने की या उनका जो मिक्सचर बनाया गया है उन मिक्सचर से उनको पृथक करने की विधियां भी बदल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर हमने एक सब्लिमिएबल और एक नॉन सब्लिमिएबल सब्सटेंस को क्या किया? सेपरेट किया। ओके, तो ये आपका सब्लिमेशन हो गया। नेक्स्ट हमने फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, निस्यंदन जिसको कहा जाता है, सामान्य भाषा में छानना आप कहते हैं। तो छानते किसको हैं? आपने देखा होगा छानने की प्रक्रिया दो तरह से चलती है, एक आप आटे को छानते हैं, दूसरा आपका क्या होता है कि चाय को छानते हैं। तो यहाँ पर चाय को छानने की बात चल रही है। तो चाय को छानना है, तो चाय को छानते समय उसमें क्या बचती है? देखो, आपने स्ट्रेनर के हेल्प से चाय को छाना, तो चाय जो पीने योग्य है वो नीचे आ जाती है, लेकिन जो स्ट्रेनर है उसमें आपका चाय की पत्ती रह जाती है। तो वो क्या है? वो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है। समझ रहे हैं? अविलेय ठोस पदार्थ है जो द्रव में वहां पर क्या था? आपका निलंबित हो रखा था, और फिर आपने क्या किया? स्ट्रेनर की, सीव की, किसी फिल्टर पेपर की, किसी भी चीज की हेल्प से उसको क्या किया? छानने का प्रयास किया। देन आपका जो लिक्विड था वो उस सीव को, फिल्टर पेपर को या फिर आपके स्ट्रेनर को पार करके निकल गया, लेकिन जो सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस था वो उसी में रुक गया। तो इस तरह से आपने क्या किया? एक लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या कर दिया? पृथक कर दिया। ओके, किसकी विधि से? फिल्ट्रेशन की विधि से। ओके, तो इस प्रकार से हम फिल्ट्रेशन की विधि में देखते हैं, जैसे यहाँ पर पानी में रेत है निलंबित, तो रेत को क्या किया जाएगा? छाना जाएगा। हम फिल्टर पेपर की हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पर हमने फनल में फिल्टर पेपर सेट कर दिया, उसके नीचे फनल को आपका स्टैंड पे लगा दिया है और उसके नीचे एक बीकर रख दिया है। ओके, अब क्या करेंगे? साइड में हमारे पास वो मिक्सचर है वाटर और सैंड का, तो हमने उसको फिल्टर पेपर में डाला और उसके बाद क्या हो रहा है? रेत क्या है आपकी? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है वहां पर, वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी और पानी आपका नीचे आ जाएगा। तो पानी और रेत दोनों को आपने पृथक कर लिया है। ओके, देन सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। दो द्रव जो आपस में मिश्रित हैं और उनको क्या किया जा रहा है? फोर्स लगा करके। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि आपका अपकेंद्रण बल का उपयोग करके उन दोनों को अलग किया जाता है। जैसे हम दही देखते हैं, दही किसको बोलते हैं? उसमें मक्खन भी है आपका, यानी बटर भी है और बटर मिल्क भी है, दो आपके लिक्विड्स हैं। तो आप करते क्या हैं? उस पर अपकेंद्रण बल लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सामान्य भाषा में कहें तो उसको घुमाएंगे, और घुमाने से क्या होता है? या आप मलाई की बात करते हैं उसमें भी यही होता है, उसको घुमाएंगे और घुमाने के बाद क्या करते हैं? सामान्य भाषा में जैसे आप चन करना कहते हैं कि हमने चन कर दिया थोड़ा, तो वो किया, उसके बाद क्या हो जाता है? आपका मक्खन अलग हो जाता है और आपका जो क्या है वहां पे बटर मिल्क है वो अलग हो जाती है, यानी छाछ जिसे आप बोलते हैं। ओके, वो अलग हो गया। उसमें आप देखते क्या है? जो हल्का या लाइटर कंपोनेंट है आपका वो ऊपर आ जाता है, बटर आपका ऊपर आता है और बटर मिल्क नीचे आपका चला जाता है। ओके, तो इस तरह से आप अपकेंद्रण बल के द्वारा या अपकेंद्रण विधि के द्वारा क्या करते हैं? क्रीम या आप मक्खन की बात कर रहे हैं उसको अलग किया जाता है। ओके, इसके अलावा जांच प्रयोगशालाओं में आपका यूरिन और ब्लड टेस्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और जो कपड़े धोने की मशीन होती है वो भी इसी विधि पर कार्य करती है। ओके, चलिए, तो इस तरह से कुछ होता है। पहले आपके पास क्या था? ये मिक्सचर था आपके पास है, ठीक है। मिक्सचर में क्या क्या है? दोनों लिक्विड्स के कंपोनेंट हैं। देन आपने क्या किया? ये रैपिडली रोटेटिंग रोटर है, ये इसको घुमाया जाएगा और घुमाने के बाद क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका एक सब्सटेंस यहाँ नीचे बैठ गया है और एक सब्सटेंस आपका ये है ऊपर। ओके, तो दोनों सब्सटेंस या दोनों कंपोनेंट्स क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। देन इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। आपको पता है वाष्पीकरण में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से द्रव अपना वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, यही वाष्पीकरण है। अब जल की बात करते हैं। जल का वाष्पीकरण आपने देखा है कि मैम पानी था कहीं पर और पानी क्या हुआ? उसका तापमान बढ़ा। जैसे हम अगर नेचर में देखें तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ने से क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से जो आपका पानी है वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला जाएगा। ओके, और इस तरह से क्या होगा? वाष्पीकरण की घटना होगी।
तो वाष्पीकरण वहां पर सामान्य वाष्पीकरण हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे हमें किसी चीज, किसी सब्सटेंस को, किसी कंपोनेंट को, या ऐसा कोई मिक्सचर है जिसमें लिक्विड भी है आपका और दूसरा सब्सटेंस भी उसके साथ मिक्स है, तो उन दोनों को पृथक करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे और आपका लिक्विड क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाएगा और दूसरा सब्सटेंस वही रह जाएगा। जैसे आप सॉल्ट सोल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, उसमें क्या करते हैं, उसको गर्म करेंगे। अब नमक तो आपको अलग से दिख नहीं रही है ना, और आपका विलेय भी है वहां पर। अविलेय होती नमक और सॉलिड फॉर्म में होती तो फिल्टर करके मिल जाती है आपको, लेकिन यहाँ पर आप छानने की विधि का प्रयोग करेंगे तो आपका जो नमक है वो पानी के साथ ही आपके स्ट्रेनर को पार करके आ जाएगी। ओके, तो वो आपका पृथक नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो नमक और पानी का मिश्रण है उसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, पानी आपका गर्म होगा और वाष्पीकृत हो जाएगा। ओके, और नमक आपकी वहीं पर रह जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आपने नमक के पानी को क्या कर दिया, नमक और नमक का पानी जो बनाया था उसमें से नमक और पानी दोनों को पृथक कर लिया है। इसके अलावा रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना, ये भी कर सकते हैं। इस तरह से वाष्पीकरण की घटना आपकी चलती है। क्रोमैटोग्राफी आप लोगों ने देखा, क्रोमैटोग्राफी में होता क्या है, ये आपका लिक्विड के कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए यूज में आता है। दो इसमें फेजेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज होता है। यहाँ पर जैसे आपको एप्लीकेशन आपने इसकी अलग अलग देखी थी, यहाँ पर आपको बताया गया था जैसे आपका ब्लैक इंक है, ब्लैक इंक के अलग अलग कंपोनेंट होंगे, अलग अलग कलर हैं उसमें, उनको सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका मार्क कर दिया गया है पेंसिल से, या आपका फिल्टर पेपर स्ट्रिप है या क्रोमेटोग्राफी पेपर आप इसको कहते हैं, और इसमें क्या लगा दिया, यहाँ पर एक स्पॉट लगाया और उसमें क्या डाल दिया है, इंक डाल दी है। देन आपने क्या करना है, इसको सेट करना है इस तरह से। एक ग्लास जार ले लेंगे, उसमें थोड़ा पानी भर लेंगे, देन इस फिल्टर स्ट्रिप को यहाँ लगा देंगे और इस तरह से लगाएंगे कि जहां पर आपने इंक का स्पॉट बनाया था, ये इससे नीचे आपका पानी का क्या होगा, लेवल होगा। ओके, देन पानी आपका क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो आपका मोबाइल फेज होगा। ओके, तो धीरे धीरे पानी ऊपर को चढ़ेगा और इससे क्या होगा, जो यहाँ पर ब्लू कलर की इंक आपने डाली थी या ब्लैक कलर की इंक डाली थी आपने, वो उसके जो कंपोनेंट होंगे वो अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर शो करेंगे। ओके, तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी आप लोग करते हैं, ये प्रैक्टिकल में हम लोग परफॉर्म करेंगे। ये आपका डाई के रंगों को अलग करने में उपयोग में आती है ये विधि, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने के लिए, और रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए देन डिस्टिलेशन की बात की थी। डिस्टिलेशन में आप क्या करते हैं, दो द्रव हैं आपके पास जिसमें कि आपका दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, दोनों द्रवों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। उसके बाद आप उस मिक्सचर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले आपका वाष्पीकृत हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो जैसे ही वो वाष्प में बदलेगा, इस तरह से एक आप वेसल यूज करेंगे जहां पर इस तरह से ओपनिंग आपको मिलेगी, वहां से कंडेंसर जोड़ दिया जाता है। कंडेंसर क्या करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगा। उसके बाद जो वेपर्स यहाँ से निकली वो यहाँ जाकर के कंडेंस हो जाएंगी, संघनित होकर के वापस लिक्विड में बदल जाएंगी। तो इस तरह यहाँ पर सपोज आपका ए और बी दोनों था, ए आपका ऐसा कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो पहले वाष्पीकृत हो जाएगा, तो उसको आप यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। ओके, और बी आपका यहीं रह जाएगा। क्लियर? तो दोनों को आपने क्या कर लिया है, पृथक कर लिया है। ओके, सेकेंड नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप क्या करते हैं, एक फ्रैक्शनल कॉलम का यूज करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जिसे कहा जाता है, इसको भी गर्म किया जाएगा। सेम वही होता है, सिर्फ डिस्टिलेशन में आपने क्या देखा है, डिस्टिलेशन में आपके पास कंडेंसर था और ये राउंड बॉटम फ्लास्क था। यहाँ पर इसके अलावा आपके पास एक फ्रैक्शनेटिंग या फ्रैक्शनल कॉलम भी होता है। ओके, इस विधि का प्रयोग करके आपको याद होगा पेट्रोलियम के जितने भी कंपोनेंट्स थे उनको क्या किया जा रहा था, पृथक किया जा रहा था। इसमें भी उनके तापमानों में, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस होता है। ओके, और उसी के आधार पर आप क्या करेंगे, उन कंपोनेंट्स को पृथक करेंगे। ओके,
देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो सामान्य आसवन डिस्टिलेशन जो आपने पढ़ा इससे पहले, उसमें जो अंतर होगा क्वथनांकों का वो अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वथनांकों का अंतर कम है, इसलिए आपका ये प्रभाजी आसवन, आंशिक आसवन भी इसको कहा जाता है, ये किया जाता है। ओके, जैसे हम लोगों ने पेट्रोलियम का पढ़ा था ना, तो पेट्रोलियम क्या होता था, धरती के नीचे से कच्चा आपका तेल निकल रहा है, क्रूड ऑयल जिसको आप बोलते हो पेट्रोलियम। अब उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, आपका पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, ऑयल गैसेस भी हैं, इसके अलावा आपका वहाँ पर पैराफिन वैक्स है, नेफ्था है, बहुत सारे उसके प्रोडक्ट अलग अलग कंपोनेंट्स हैं यानी, तो उनको हमें प्राप्त करना है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, जो भी आपका कच्चा तेल है या क्रूड ऑयल है उसको गरम किया जाता है और उसके बाद उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उसको डाला जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा आपका उसमें अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग टेम्परेचर पर उस पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट है वो क्या होंगे, जिस जिस तापमान में जिसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो उस टाइम पर वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर कंडेंस होकर के आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वो पढ़ते हैं। या आप एल्कोहल, आपका एल्कोहल इथेनॉल है सपोज, और उसका और वाटर का मिक्सचर मिल गया है आपको, तो इनमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है आपके क्वथनांकों का। तो जैसे ही आपका जैसे ही अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है वाटर से। ओके, तो पहले आपका अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसके बाद आपका वाटर। ओके, तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड था आपका क्रिस्टलाइजेशन। ओके, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण भी इसको कहा जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में आप लोग करते क्या है, देखो यहाँ पर एक सॉल्वेंट लिया गया है, उसमें इम्प्योर सॉलिड को डाला गया है और फिर क्या कर रहे हैं, आपका उसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद देखो पहले स्टेप में आपको ये एक सब्सटेंस दिख रहा है यहाँ पे जिसको इम्प्योर सॉलिड कह रहे हैं, इसको आपने डाला किसमें, सॉल्वेंट में, देन स्टर किया टू डिजोल्व सॉलिड। हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद आपने क्या करना है, द सॉल्यूशन इज टू हीटेड एंड इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर इसको हीट किया जाता है, जो सॉल्यूशन था ये वाला जो यहाँ पर बना था सॉल्वेंट प्लस इम्प्योर सॉलिड, इसको स्टेप 2 में आपने क्या करना है, गरम करना है। ओके, गरम करने के बाद अगर थोड़ा बहुत रह भी गया होगा, आपका जो डिजोल्व नहीं हुआ था वो यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी इवेपोरेट हो जाएगा वहां पे। ओके, अब आपका ये यहाँ पर मिक्सचर रह गया है, इसको आप क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं और कूल करने के बाद आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर प्योर क्रिस्टल्स आपको प्राप्त हो जाते हैं। ओके, तो इससे क्या समझ में आया, देखो आप क्या करते हैं, हायर क्लासेस में आपको कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, कई सारे कंपाउंड बनाने होते हैं। ठीक है, आपको कोई चीज बनानी है और बनाने के बाद आपको वो क्रूड फॉर्म में मिलती है, यानी इम्प्योर सॉलिड, उसमें कई सारी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। ओके, इम्प्योरिटीज होती है, तो क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है या रिक्रिस्टलाइजेशन उसका किया जाता है। तो वहां पर होता क्या है कि उस इम्प्योर सॉलिड को आपने क्या करना है, प्योर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप उसको डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो जैसे कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो पहले उसको क्या कर लिया जाता है, हीट करेंगे और उसके बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्टर करने से क्या होगा, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं वो आपके अलग हो जाएंगे। देन आपने फिल्टर कर लिया है, हीट आप पहले ही कर चुके हैं, यानी इवेपोरेट हो गया ज्यादातर सॉल्वेंट। उसके बाद उसमें से आपके जो स्टेप 3 में ये क्रिस्टल्स हैं ये आपको प्राप्त हो जाएंगे, जो कि क्या होंगे, अब प्योर क्रिस्टल होंगे। द हॉट सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल to obtain crystals, okay, and the cold solution is poured off to obtain the crystals by pressing them between sheets of filter paper। यानी sheets of filter paper से क्या समझ रहे हो, उसको सुखाना है आपने, क्योंकि यहाँ से आपने वो प्राप्त किया है तो वो वेट फॉर्म में होगा क्रिस्टल, तो क्रिस्टल को ड्राई करेंगे, तो ड्राई करने के लिए उसको फिल्टर पेपर के बीच में रख देंगे, उसको प्रेस करेंगे और उससे क्या होगा, उसमें जितना भी मॉइस्चर है वो सारा फिल्टर पेपर सोख लेगा। ओके, तो ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड है या क्रिस्टलीकरण इसको कहा जाता है। ओके, crystallization is a separation technique in which solids are separated from a solution
In this technique, the solvent molecule start evaporating, leaving behind the solutes. When the solution is heated in an open container, crystallization is better than evaporation because during evaporation, some solids decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness. Okay, some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration, which on evaporation contaminates the solid. ओके, तो क्या कहा जा रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन जो आपका है वो इवेपोरेशन से क्या है, बेहतर एक प्रक्रिया है सेपरेशन की. ओके, कर आप यहाँ पर भी इवेपोरेट ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, उसको हीट किया और इवेपोरेट जब आपका सॉल्वेंट हो गया उसके बाद आपने क्या किया है, उसको फिल्टर भी किया है और देन आपने उससे क्रिस्टल प्राप्त करे हैं. ओके, क्रिस्टलीकरण विधि वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है. ओके, इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है. उदाहरण, समुद्री जल से प्राप्त नमक की अशुद्धियों को अलग करने में. ओके, इसके अलावा अनुप्रयोग में आप देख रहे हैं, अनुप्रयोग यानी कि जो इसके एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने को फिटकरी को पृथक करने में, और क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से उत्तम होती है, जिसके निम्न कारण है. कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के सामान गर्म करने पर झुलस जाते हैं. ओके, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं. वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को क्या कर देती हैं, दूषित कर देती हैं. ओके, तो इसलिए आपका क्रिस्टलीकरण विधि जो है वो साधारण वाष्पीकरण से क्या है, अच्छी है. ओके, बेहतर है. चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से. चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं. सेपरेटिंग फनल का यूज करके आप क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. ठीक है, मिक्सचर के कंपोनेंट को. यहाँ पर मिक्सचर के कंपोनेंट होते क्या हैं, दोनों आपके लिक्विड्स होंगे. ठीक है, अब आप कहेंगे मैम लिक्विड का यूज हमने कहाँ किया था. लिक्विड का यूज हमने डिस्टिलेशन में भी किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी किया लिक्विड्स का यूज, क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा. ओके, आपने सेंट्रीफ्यूगेशन में भी वो देखा. सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, सेपरेटिंग फनल में आपके इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, यानी जो अलग अलग लेयर्स आपको फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं. जैसे आपने पानी में दूध मिलाया तो पानी और दूध तो आपस में क्या होता है, मिसिबल होते हैं. अलग अलग लेयर नहीं दिखती कि पानी यहाँ तक है, दूध यहाँ से यहाँ तक, ऐसा नहीं दिखता है. लेकिन अगर आप पानी और तेल को मिलाएं तो उससे क्या होता है, उनकी लेयर्स बन जाती हैं अलग अलग, मिलते नहीं है वो आपस में. जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया गया, ये वाटर है और ये आपका केरोसिन ऑयल है, तो दोनों की अलग अलग लेयर दिख रही है. देखो ऊपर वाली लेयर ये वाली जो है ये केरोसिन की है और ये नीचे वाली लेयर किसकी है, आपकी वाटर की है. तो लेयर फॉर्म हो गई. अब आप क्या करते हैं, डिकेंटेशन में भी आप पढ़ते थे कि हम लेयर्स को अलग अलग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सेपरेटिंग फनल, ये इसको आपका सेपरेटिंग फनल कहा जाता है. जो ये आपका अपरेटस है इसको क्या कहा जाता है, सेपरेटिंग फनल, यानी पृथककारी कीप इसको कहा जाता है. इसमें आप इसको डालेंगे यहां से. ओके, देन इसको बंद कर लेंगे. अब क्या होगा, ये जो स्टॉप कॉक है इसकी, इस स्टॉप कॉक को आप क्या करेंगे, पहले ये बंद रहेगी, धीरे से आप इसको क्या कर लेंगे, लूज कर लेंगे, यानी कि इसको खोल लेंगे. तो आपका जो नीचे वाला लिक्विड होगा, ओके, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो जो आपका नीचे लेयर है जिसकी, वो क्या होगा, धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे पानी की बात की गई है तो वो ड्रॉप वाइज आपका क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है. जब ये पानी का लेवल पूरा यहाँ तक आ जाएगा, यानी पूरा पानी बाहर निकल जाएगा इससे, तो आप इस स्टॉप कॉक को क्या कर लेंगे, फिर बंद कर लेंगे. और इससे क्या होगा, सेपरेटिंग फनल में आपका ऑयल रह जाएगा और बीकर में आपने क्या कलेक्ट कर लिया है, वाटर कलेक्ट कर लिया. ओके, तो इस तरह से सेपरेटिंग फनल के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि दो इमिसिबल लिक्विड से, A separating funnel is a funnel that is used to separate immiscible liquids. Okay, अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए या अघुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए हम separating funnel का यूज करते हैं. Liquids that do not mix with each other, ऐसे द्रव जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, are said to be immiscible. उनको क्या कहा जाता है, अमिश्रणीय कहा जाता है. Two immiscible liquids such as oil and water can be separated by using a सेपरेटिंग फनल. ओके, दो इमिसिबल लिक्विड्स
अमिश्रणीय द्रव जैसे कि आपका तेल और पानी है, उनको हम सेपरेटिंग फनल के उपयोग से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो पृथक्करण कीप दो अघुलनशील द्रव को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथककारी कीप का स्टॉप कॉक खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। यानी ये सेपरेटिंग फनल में जो आपका क्या है, तेल रह जाएगा, उसको आप एक और बीकर में क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या किया, इसमें मिश्रण डाला, दो अलग लेयर बनी, स्टॉप कॉक को खोला, उससे आपका एक लिक्विड नीचे आ जाएगा। ये देखिए, ये नीचे आ गया, जो डेंस लिक्विड था, यानी कि जिसकी लेयर नीचे बनेगी। ओके, तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आने वाले सेशन में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनके हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सेकंड चैप्टर में कुछ और मेथड्स की बात की है। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, सारे टॉपिक्स हमने लगभग पढ़ लिए हैं। आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और अपने आने वाले सेशन में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स लेकर चलेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।